कंपनी को या एक बिज़नेस को कौन कौन सी जो टैक्स की कंप्लाइंस मंथली एनुअली और इनवाइस के टाइम पे पेमेंट्स के टाइम पे कौन कौन सी कंप्लाइंस करनी है और किस तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या रेट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में इसको स्टडी करें। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो टैक्सेशन कंप्लाइंस लिस्ट है। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और 5 पॉइंट इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि उन 5 पॉइंट्स में मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको समराइज़ करूं, जो मैक्सिमम चीज़ें हैं कि अगर आप बिज़नेस मैनेज कर रहे हैं या आप टैक्स की जॉब कर रहे हैं या आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो आपने एटलीस्ट इन 5 चीज़ों का स्केच आपके जहन में होना चाहिए ताकि जो मैक्सिमम रिस्क है आप उसको कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई किया है वो पॉइंट है सेल के ऊपर, कि जब भी कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो सेल नहीं करता। कोई सर्विस की फॉर्म में सेल कर रहा है, कोई गुड्स की फॉर्म में सेल कर रहा है, यानी कि कोई टेंजिबल चीज़ें बेच रहा है, कोई इनटेंजिबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो सेल के टाइम पे जो चीज़ें आपने नोट करनी है, सबसे पहले ये होगा कि जो भी आपका बिजनेस है उस पर आप देखें कि जो सेल टैक्स रेट है वो क्या है, यानी कि सेल टैक्स रेट को आपने वेरीफाई करना है। इसके अंदर हम अगर एग्जांपल देखें तो अभी जो डिफ़ॉल्ट रेट है वो 18% हो चुका है, रिड्यूस रेट 5% है, उसके बाद ज़ीरो रेटेड है जो एग्जम्प्ट प्रोडक्ट्स आती हैं, जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बाद आता है एग्जम्प्ट। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई जो भी मैं काम कर रहा हूँ या जो भी मेरा बिजनेस है, जो भी मेरी नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, वो ये कहाँ पे फॉल कर रही है। ये रिड्यूस रेट में और भी डिफरेंट रेट है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये कंसीडर किया है। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो प्रोडक्ट्स है वो इस किस स्केड्यूल के अंदर या किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है। तो अगर आप अच्छे तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो एटलीस्ट आपका जो ये रिस्क है कि आप सेल टैक्स की जो चार्जेबिलिटी है वो ठीक अप्लाई कर रहे हैं, वो आप उसको इजीली इसको मतलब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार अगर आपने 18% कैटेगरी में आइडेंटिफाई कर लिया, बल्कि अभी कुछ जगह पे तो अभी रिवाइज रेट भी आ चुका है जो कि 25% है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा रेट 18% है और उसके बाद बार बार इसको रिव्यू करें, एटलीस्ट क्वार्टरली कर लें, एनुअली कर लें, जब भी बजट आए उसके बाद उसको चेक करें कि मेरा जो ये रेट है वो चेंज तो नहीं हुआ। यानी कि अपने रिस्क को आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने एटलीस्ट क्वार्टरली उसको रीअसेस करना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एक डायरेक्शन पे चलते रहना सही बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि टैक्स के अंदर डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट चेंजेस आती रहती हैं। उसके बाद जब ये आप करते हैं तो फिर आपने अगला स्टेप ये देखना होता है कि अगर आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो फर्दर टैक्स में कैटेगरी में भी आ रहा है, मतलब आपके कुछ कस्टमर अनरजिस्टर्ड भी हैं, तो फिर आपने 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज करना है। मैं अब इस पॉइंट पे नहीं जा रहा कि किस बिजनेस पे फर्दर टैक्स चार्ज होता है, किस पे नहीं होता। फर्दर टैक्स के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको आप देख लें। उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस किस चीज़ के ऊपर, किस किस बिजनेस के ऊपर अप्लाई है और कौन कौन से बिजनेस जो है वो कौन कौन सी कैटेगरी फर्दर टैक्स के ऊपर एग्जम्पशन है। लेकिन चूंकि इस पर हम डिस्कस करेंगे तो एक लेक्चर के अंदर हम पूरी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो फर्दर टैक्स आप चेक करेंगे कि अनरजिस्टर्ड के ऊपर आपने 3% चार्ज करना है। अगर आप नहीं करते तो ऑब्वियसली जब आपको नोटिस रिसीव होगा तो कंपनी ने या बिजनेस ने या जो भी आप काम कर रहे हैं आपको अपनी पॉकेट से वो 3% देना पड़ेगा, क्योंकि आपने चार्ज करना था, आपने नहीं किया। फिर आता है कि अगर आप डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर को सेल कर रहे हैं तो आपने एडवांस टैक्स भी चार्ज करना है, जो कि हमने कल के एक लेक्चर में भी स्टडी किया है। 236H है और G है, इसका जो रेट है वो भी हम देख चुके हैं। 0.5% फाइलर के लिए, 1% नॉन फाइलर के लिए, इसी तरीके से 236 का 0.1% फाइलर के लिए और 0.2% नॉन फाइलर के लिए। तो ये आपने जो रेट है वो भी इसको बार बार रिव्यू करना है कि क्या हम रेट सही चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आपने जब ये चीज़ें कर लेनी है तो ये सारी चीज़ें आपसे, आपकी जो चीज़ें रेलिवेंट हैं वो सेल इनवाइस से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है, मेंटेन करनी है। लिस्ट ऑफ कंप्लाइंस के अंदर इसको ऐड कर लें। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार इसको रिव्यू करें, चेक करें। अब ये जब आप काम करते हैं तो हम यहाँ पे एग्जांपल ये ले रहे हैं कि हम टेंजिबल चीज़ें यानी कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई फिजिकल चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो जब आप ये कर लेंगे तो हर महीने की 15 तारीख को आपने जो सेल टैक्स की पेमेंट्स हैं वो करनी है, अगर आपका कोई सेल टैक्स पेबल नहीं कर रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि हर महीने की 10 तारीख को जो नेक्जर सी होता है वो आपने सेल रिपोर्ट करनी है। फिर हमने ये देखा कि जब आप ये सारा सब कुछ कर लेंगे तो हर महीने की 18 तारीख को आपने जो सेल टैक्स रिटर्न है वो सबमिट करनी है। अब सेल टैक्स रिटर्न आपकी FBR के अंदर भी जारी होगी गुड्स के केस में,
PRA के अंदर भी आप फाइल कर रहे होंगे और SRB के अंदर भी फाइल कर रहे हैं, या इसी तरीके से जो दूसरी बलोचिस्तान या इस्लामाबाद की कुछ सर्विस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर भी आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। इनडायरेक्टली शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि FBR के ऊपर आप सप्लाई की रिटर्न देंगे और बाकी जितनी भी सूबों की जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर, जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर आप जो सर्विसेज की डिटेल है वो वहाँ पे फाइल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले पॉइंट में हमने ये स्टडी की कि सेल से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। अब दूसरा पॉइंट इसी से रेलिवेंट है कि जब आप सेल कर लेते हैं और आपको कलेक्शन रिसीव होती है, मतलब आपने कोई भी चीज़ सेल की 1 लाख रुपए की और 1 लाख की पेमेंट आपने रिसीव करनी है, तो उस टाइम आपने बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना है कि आपका रिस्क कंट्रोल हो। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जब आप ये पेमेंट रिसीव होगी तो ऑब्वियसली जो कस्टमर है वो आपका जो टैक्स है वो विदहेल्ड करेगा, अगर वो विदहोल्डिंग एजेंट है। मतलब अगर आपके एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और वो भी विदहोल्डिंग एजेंट है तो आपका टैक्स विदहेल्ड करेगा। तो आपने ये देखना है कि जो टैक्स वो विदहेल्ड करेगा वो 153 सेक्शन के मुताबिक जो रेट है क्या वो रेट सही अप्लाई कर रहा है। कंपनी के केस में 4% हो सकता है, उसके बाद हम कह सकते हैं FMCG के केस में 0.25% हो सकता है, एक्सपोर्ट का रेट हो सकता है, सर्विसेज का रेट हो सकता है। जो भी सेक्शन 153 के मुताबिक जिस कैटेगरी में आप जो सर्विस या जो बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका रेट क्या सही अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये भी पॉसिबल है कि आपका जो टैक्स रेट है वो 0.25% है और गलती से जो अगली पार्टी है वो आपका टैक्स डिडक्ट कर रही है 4%। अब होगा क्या कि आप 4 माइनस 0.25% करेंगे तो 3.75% एक्स्ट्रा टैक्स आप गवर्नमेंट को जमा करवा रहे हैं, जो कि आपका स्टेट आपके कैश फ्लोज को इम्पैक्ट करेगा। अब दूसरी चीज़ पे आप ये कह सकते हैं कि भाई इसका हम रिफंड ले लेंगे, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट से रिफंड लेना कितना इजी है और ये इतना कोई इजी टास्क नहीं है। मतलब इसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। जो वहाँ पे सिचुएशन चलती है वहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे, जो भी सिचुएशन जा रही है रिफंड लेना आपको इतना ईजी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपने पहली चीज़ मैनेज की कि सेल के टाइम पे क्या रिस्क है उसको कंट्रोल किया। दूसरे टाइम पे आपने देखा कि जब मैंने पेमेंट रिसीव करनी है तो क्या मेरा विदहोल्डिंग ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसके ऊपर आपने स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखना है, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रखनी है कि अगर कोई आपका 4% डिडक्ट करता है तो आप उसको ये कहें कि भाई मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा, या आपकी अगली पेमेंट्स में मैं इसको एडजस्ट करूंगा, या अगली इनवाइस के अगेंस्ट इसको मैं एडजस्ट करूंगा कि मेरा टैक्स बनता था 0.25%, आपने 3.75 क्यों डिडक्ट किया है। तो इससे आप अपने बिजनेस को कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में होंगे चलो ठीक है हम गवर्नमेंट से ले लेंगे, तो भाई आप साल में अगर 50% आपकी ट्रांजेक्शन इस तरह हो गई तो आपके तो जो कैश फ्लो है वो इम्पैक्ट हो गई। तो ओवरऑल जो बिजनेस की सिचुएशन होगी वो सारी बात है, कैश फ्लो अगर आपका इम्पैक्ट होगा तो बिजनेस में इम्पैक्ट होगा। अगर हम ये भी कह सकते हैं ठीक है गवर्नमेंट से हम ले लेंगे, लेकिन जो चीज़ आज आपने रिसीव करनी है, आज की डेट में आपको रिसीव होना था फॉर एग्जांपल 99,750, अगर 1 लाख की इनवाइस है तो उसमें 0.25% लगे तो आज आपको रिसीव कितना हो रहा है 96,000। तो भाई ये जो बाकी डिफरेंस है वो आज की डेट में जो कैश आप यूज़ कर सकते थे वो आप यूज़ नहीं करेंगे और अब आप गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करेंगे जो कि सालों साल लग सकते हैं, वो आपको आई रिसीव नहीं हो सकते। तो पर्पस सिर्फ ये है कि दूसरे पॉइंट पे कंप्लाइंस लिस्ट पे अगर आपका टैक्स सही डिडक्ट नहीं हो रहा तो आपने फौरी तौर पर इस चीज़ को हाईलाइट करना है और अगली पार्टी को प्रेशर दें, पुश करें कि भाई आप टैक्स सही चार्ज करें, वरना हम आपके साथ जो अगली ट्रांजेक्शन है उसके अंदर इस चीज़ को एडजस्ट करेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है कि इसकी फर्दर हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लें कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल, उसके बाद हम लिख लेते हैं जनाब कॉस्ट ऑफ सेल, और फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं GP, फिर हम यहाँ पे कह लेते हैं एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस के अंदर हम सैलरी भी पे कर रहे हैं, हम रेंट भी पे कर रहे हैं, हम वेंडर्स की पेमेंट भी कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग एक्सपेंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद अब जनाब हम कमीशन भी कुछ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी तो हमने स्टडी कर ली। हमने क्या देखा कि भाई सेल के टाइम पे हमारा क्या रिस्क है, उसमें हमने ये देखा कि सेल के टाइम पे क्या रिस्क, सेल के टाइम पे क्या हमने देखा कि सेल के टाइम पे हमने क्या कंप्लाइंस देखनी है, फिर हमने ये देखा कि कलेक्शन की क्या है। अब हम आ गए एक्सपेंसेस के ऊपर। अब याद रखें कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कॉस्ट से लेके बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम एक्सपेंस ही बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट में से माइनस हो रही हैं। सिर्फ नेचर ऑफ जो एक्सपेंसेस है वो डिफरेंट है, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल की फॉर्म में आ रहा है, कुछ एक्सपेंसेस जो सैलरी की फॉर्म में आ रहे हैं, रेंट की फॉर्म में है, वेंडर्स की फॉर्म में है, कमीशन की फॉर्म में है, लेकिन है ही एक्सपेंसेस ही है। ठीक है, इसको क्योंकि प्रॉफिट से माइनस हो रहा है तो हर वो चीज़ जो प्रॉफिट से माइनस हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, ये एक्सपेंसेस है। अब हम आते हैं कि जनाब जब आपने विदहोल्डिंग टैक्स वेंडर्स को पेमेंट करनी है, मतलब कोई चीज़ आपने सेल करने के लिए परचेज की है, तो वहाँ पे वेंडर्स की जो पेमेंट है सेक्शन 153 के मुताबिक जो एग्जैक्ट रेट है वो अप्लाई करेंगे आप,
उसके बाद आएगा अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं 149 लेंगे, रेंट पे कर रहे हैं तो 155 के मुताबिक आप डिडक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई अदर सेक्शन अदर कमीशन दे रहे हैं तो उसको डिफरेंट सेक्शन के मुताबिक जो उनका एज पर लॉ रेट है वो आप अप्लाई करेंगे और उनका जो टैक्स है वो विदहेल्ड करेंगे। और उसके बाद ये जो टैक्स होगा ये हम मंथली बेसिस, आमतौर पे तो 7 डेज के अंदर हमने जमा करवाना है, लेकिन इसको नॉर्मली क्या होता है मंथली जमा करवाया जाता है। और मंथली जमा करवाने के बाद हर क्वार्टर के एंड पे हम इसकी क्या करेंगे, विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करेंगे। यानी कि एक होता है जमा करवाना, एक होता है उसको रिपोर्ट करना। तो ये इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें जो वेंडर्स की पेमेंट्स हैं या जो सैलरी की पेमेंट्स हैं या जो लोन जिसकी रेंट की पेमेंट्स हैं, सारा टैक्स विदहेल्ड करेंगे एज पर लॉ और उसके बाद उसको जमा करवाएंगे, फिर इसकी स्टेटमेंट फाइल करेंगे। तो ये जो कंप्लाइंस की लिस्ट थी उसका सेकंड पॉइंट हमने स्टडी किया, थर्ड पॉइंट हमने स्टडी किया। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने रेट सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, फॉर एग्जांपल सैलरी का टैक्स आपने विदहेल्ड करना था 1 लाख रुपया और आपने सही तरीके से रेट अप्लाई नहीं किया और 50,000 विदहेल्ड कर लिया है, तो याद रखें जब कभी नोटिस आएगा तो 50,000 आपसे डिमांड किया जाएगा। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने क्यों नहीं चार्ज किया। तो इस वजह से आपने इसको बार बार रिव्यू करना है, असेस करना है कि क्या आपकी डायरेक्शन ठीक है। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि जब आपके पास एक लिस्ट ड्राफ्ट होगी, आमतौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि हम काम सारे कर रहे होते हैं लेकिन हमारा काम किसी जगह पे ऑर्गेनाइज नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि हम क्या क्या चीज़ें मिसिंग कर रहे हैं। एक टाइम पे हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करते हैं, अगले टाइम पे कुछ चीज़ें हम कम कर लेते हैं। तो जब हमारे पास लिस्ट बनी होगी तो मुझे पता होगा कि मेरी ये चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट के मुताबिक मैंने मंथली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, बाई एनुअली बेसिस पे अपनी कंप्लाइंस करनी है। तो मैं अपना सारा बर्डन उस चेकलिस्ट के ऊपर ट्रांसफर करूंगा, ना कि मैं चीज़ें दिमाग में रखूंगा। ऑब्वियसली जब आप इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपने चेकलिस्ट का जो बर्डन है वो आप चेकलिस्ट के ऊपर अपना जो मेंटल बर्डन है उसके ऊपर ट्रांसफर करें और आपको जब भी हो आपके सामने टेबल पे लगी हो या कहीं आपके पास फाइल में हो, और उस तरीके से आप इस पॉइंट को स्टडी करें और इसको इम्प्लीमेंट करते जाएं ताकि कोई चीज़ मिसिंग ना हो। चौथे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी हम देखने लगे हैं कि चौथे नंबर पे ये होता है कि ये तो विद होल्डिंग थी इनकम टैक्स की, इसके साथ ही विद होल्डिंग होती है सेल टैक्स विद होल्डिंग की। अब याद रखें जो सेल टैक्स विद होल्डिंग का लेक्चर हमने देखा था तो वहाँ पे हमने स्टडी किया था सिर्फ जो कंपनी है, पीवीटी कंपनी है, उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है, अदर देन कंपनी के ऊपर रूल अप्लाई नहीं होता। बाकी जो जितनी चीज़ें हमने स्टडी की हैं इसमें से मैंने एक टैक्सेशन कंप्लाइंस लिस्ट की बात की है, मैंने बिजनेस कंप्लाइंस आप कह सकते हैं या अगर बिजनेस कंप्लाइंस लिस्ट की बात की है। ये अगर आप कंपनी लेवल पे हैं, अदर देन कंपनी लेवल पे हैं, तो आपने ये देखना है कि आपके ऊपर कौन से पॉइंट इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे। जैसे ये 153 का सेक्शन है, अगर आपका विद होल्डिंग एजेंट है और किसी भी एक साल में प्रोसीडिंग ईयर में 100 मिलियन से ऊपर सेल है तो आप विद होल्डिंग एजेंट है, अदरवाइज आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। 149 के मुताबिक बाय डिफॉल्ट आप विद होल्डिंग एजेंट है अगर वो टैक्सीबल सैलरी पे कर रहे हैं। रेंट के केस में हमने ये देखा है कि अदर देन कंपनी अगर 1.5 मिलियन तक या इससे ऊपर रेंट दे रहे हैं तो फिर आपने विद होल्डिंग एजेंट आप बनेंगे, टैक्स विदहेल्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये क्यूमुलेटेड रेंट की बात हो रही है। उसके बाद अदर सेक्शन में भी हमने देखा कि अगर आप फाइलर है, नॉन फाइलर है, उसके विद होल्डिंग एजेंट की बात नहीं हुई, आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। तो इस पूरे लेक्चर में आपने कंपनीज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, अदर देन कंपनी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें बेसिक क्लियर हैं, क्योंकि किसी भी एक लेक्चर में पूरे लॉ को या पूरे पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि अभी इस लेक्चर के अंदर के कंपनी के ऊपर कौन से रूल अप्लाई होने हैं और अदर देन कंपनी के ऊपर कौन से रूल अप्लाई होने हैं वो आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो जो आपसे रेलिवेंट होंगे यहाँ से आपने चूज करने हैं, लिस्ट बनाए, कंप्लाइंस लिस्ट बनाए, उसके मुताबिक उसको आइडेंटिफाई करके अप्लाई करते जाएं। चौथा पॉइंट जो भी हम देख रहे हैं वो है विद होल्डिंग एजेंट, सेल टैक्स विद होल्डिंग एजेंट के पॉइंट्स। ये कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा, अदर देन कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे हमने ये देखा है कि अगर कोई कंपनी अनरजिस्टर्ड से परचेज करती है, जो कॉस्ट ऑफ सेल में परचेज भी आ सकती है और जो यहाँ पे परचेज भी आ सकती है वेंडर के केस में, तो रूल ये कहता है कि अगर आपको वो सेल टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, आमतौर पे जब हम इनवाइस लेते हैं तो 1 लाख की इनवाइस है, 18% जीएसटी चार्ज हुआ तो 1,18,000 रुपया जनाब हमें इनवाइस मिल गया। लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी है जो आपको 1,18,000 रुपया की इनवाइस दे रही है, सेल टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, मतलब वो अनरजिस्टर्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि 1,18,000 की इनवाइस है, इसको डिवाइड करेंगे 1,18,000 से 118 से सॉरी, और यानी कि 118% है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 5%, ठीक है। या सिर्फ इसको आप परसेंटेज ना लिखें, ऐसे लिख लें, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये सेल टैक्स रिटर्न के साथ हमने STWH
भी डिपॉजिट करवाना होता है, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हैं और वो पार्टी आगे रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि अगर आप भी रजिस्टर्ड हैं और अगली पार्टी भी रजिस्टर्ड है, तो फिर तो टैक्स विदड्रॉल नहीं करना। लेकिन अगर किसी अनरजिस्टर्ड से बाइंग कर रहे हैं तो फिर आपने ग्रॉस वैल्यू का 5% विदड्रॉल करना है। इनकम टैक्स तो करना ही करना है, सेल टैक्स भी करना है, तो इनडायरेक्टली उसके ऊपर दो कंप्लाइंस आएंगी। अगर फॉर एग्जांपल उसका इनकम टैक्स का रेट 8% है तो साल ही सेल टैक्स भी आएगा, तो हम 13% उसका टैक्स विदड्रॉल करेंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि इनकम टैक्स भी विदड्रॉल होगा और सेल टैक्स भी विदड्रॉल होगा। ऑब्वियसली रेट जो होंगे आप वो एक्चुअल अप्लाई करेंगे जो उस सिचुएशन में उस इनवाइस के या उस सर्विसेज के जो उस प्रोडक्ट्स के होंगे। तो ये आपने रूल याद रखना है। अब ये जो रूल हैं ये पीआरए के अंदर भी आते हैं, सर्विस के अंदर भी आते हैं, एसआरबी के अंदर भी आते हैं। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं उस बड़ी डिटेल से हम स्टडी कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई होनी है, कहाँ पे नहीं होनी। अब उस टॉपिक पे हम नहीं जा रहे क्योंकि काफ़ी लेंथी लेक्चर होने वाला है उस तरीके से। तो ये चौथी कंप्लाइंस हमने ये देखी कि विदहोल्डिंग जो सेल टैक्स है उसको हमने किस तरीके से चार्ज करना है, और ये भी हमारी कंप्लाइंस लिस्ट में ऐड होना चाहिए। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये रूल है, डिडक्ट करना जमा करवाना एक सेपरेट है, लेकिन हमें रिस्क का पता होना चाहिए कि ये हमारा रिस्क यहाँ पे फॉल कर रहा है, ये रूल अवेलेबल है। पांचवा पॉइंट है कि हम सारी चीज़ें जब हमने कर ली तो इसको हमने बल्कि इसी के साथ ही आप इसको लिंक कर लें एडवांस टैक्स के साथ। एडवांस टैक्स क्या होता है कि जब आप ये सारी चीज़ें कर लें, मंथली कर रहे हैं, तो फिर आता है क्वार्टरली आपने एडवांस टैक्स पे करना होता है। एडवांस टैक्स किसने पे करना है कि जो कंपनी है और जो एओपी है, इन्होंने तो बाय डिफॉल्ट पे करना ही है, और इसकी डेट क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अदर देन कंपनी है, अगर उनकी जो इनकम है वो 1 मिलियन से ऊपर निकल गई है पिछले सालों में, यानी कि लेटेस्ट इनकम, तो फिर क्या होगा, जो बिजनेस इंडिविजुअल वो भी एडवांस टैक्स जमा करवाएगा। तो हम ये डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पे कि कंपनी और एओपी के केस में फार्मूला क्या यूज होता है, A × B / C - D। ए हमने क्या देखा हुआ है, ये एडवांस टैक्स के 2-3 बाय द वे हम लेक्चर देख चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा कैसे कैलकुलेशन होती हैं। 3-4 लेक्चर हमने जो प्रॉपर क्लासेस लेते हैं वहाँ पे भी है, वहाँ पे मैंने आपको मटीरियल और एक्सेल की फाइल्स भी शेयर की हुई हैं, उसके अंदर ये कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है। तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें। ए क्या है कि जो टर्नओवर ऑफ द क्वार्टर है, यानी कि जिस क्वार्टर का हम टैक्स पे कर रहे हैं। अगर कंपनी और एओपी के केस में क्या होता है कि जो डेट होती है वो 25 सितंबर, 25 दिसंबर, 25 मार्च और 15 जून है, यानी कि हर क्वार्टर के एंड पे 25-25 को जमा करवाना है। जून की 15 तारीख है, क्योंकि जून को क्लोजिंग होती है, वो आपसे टैक्स जल्दी डिमांड करते हैं। अदर देन कंपनी के केस में 15-15-15-15 का रूल आपने याद रखना है। सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून, ये रूल आपने याद रखना है। और अब इसके नोटिस भी आते हैं, जैसे आप सबको पता है कि ऑनलाइन भी नोटिस रिसीव हो रहे हैं, और उसका रिप्लाई कैसे करना है वो हम ऑलरेडी उस लेक्चर में, एडवांस टैक्स के लेक्चर में देख चुके हैं। टर्नओवर फॉर द क्वार्टर है, यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आता है बी क्या है कि लास्ट ईयर जो टैक्स आपने पे किया है उसकी अमाउंट आप लिखें। फिर आता है सी क्या है कि लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो लिखें। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी कि इतने % लास्ट ईयर आपने टैक्स पे किया, लेट्स से 10% पे किया है। फिर आता है डी क्या आता है कि एडवांस टैक्स जो ड्यूरिंग द क्वार्टर आपने पे किया हुआ है, कोई गाड़ी परचेज की है, कोई 236H का टैक्स दिया है, कोई व्हीकल के ऊपर टैक्स दिया है, टोकन के ऊपर दिया है, कोई टेलीफोन के ऊपर दिया है, तो ये सारा माइनस हो जाएगा। इस फार्मूले के मुताबिक जो भी अमाउंट निकलेगी वो हम जमा करवा देंगे। इस केस में जो टैक्स आप अप्लाई करेंगे वो आपने मिनिमम टैक्स जो 1.25% है उसका रूल भी अप्लाई करना है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो हमने क्वार्टरली देखा। अब ये जो टैक्स है क्वार्टरली जमा होगा, ये भी हमारी कंप्लाइंस लिस्ट है। मतलब हमें याद होना चाहिए कि हमारी मंथली कंप्लाइंस कौन सी है, हमारी क्वार्टरली कंप्लाइंस कौन सी है, हमारी बाय एनुअल कंप्लाइंस कौन सी है और एनुअल कंप्लाइंस कौन सी है। साथ ही हमने एक पॉइंट वहां देखा था कि एक जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है जो वो भी हम क्वार्टरली फाइल करते हैं, उसकी तारीख भी क्या होती है कि हर क्वार्टर के एंड पे 20, 20, 20 और 20 है। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो क्वार्टर है उसकी डेट होगी 20 अक्टूबर। उसके बाद आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो क्वार्टर है उसकी डेट होगी 20 दिसंबर। इसी तरीके से 20 अप्रैल और इसी तरीके से 20 जुलाई। तो ये एक डेट है क्वार्टरली स्टेटमेंट की, ये भी हमारी कंप्लाइंस हमें याद होना चाहिए। उसके बाद आता है अगला पॉइंट जो आता है 5वें नंबर पे, जो पॉइंट 6ठे नंबर पे पॉइंट है वो ये है कि जब सब कुछ हम कर चुके हैं तो जारी बात है एनुअल कंप्लाइंस भी होगी, एनुअल भी हमने कंप्लाइंस करनी है। तो सबसे पहले एनुअल कंप्लाइंस क्या होगी कि जो स्टेटमेंट हम विदहोल्डिंग हम क्वार्टरली फाइल करते रहे हैं उसको हमने एनुअल फाइल भी करना है। उसके बाद आता है कि एनुअल एम्प्लॉयर स्टेटमेंट भी फाइल करेंगे, मतलब जो सैलरी का टैक्स है वो हमने इसमें तो ऐड करना ही है। इसमें कौन कौन सा आएगा, 153, 155,
49 और इसके अलावा जो अदर्स हैं वो भी आएंगे। याद रखें एनुअल फाइल करते हुए आपने सिंपल क्या करना है, 4 क्वार्टर की स्टेटमेंट को प्लस करना है, हर एक को प्लस प्लस करते जाएं, सारे डाटे को कंबाइन करें और जो स्टेटमेंट आपने क्वार्टरली फाइल की हुई है यानी कि जो डाटा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है उसी को एनुअल में फाइल करना है। ये नहीं है कि अगर यहाँ पे गलती हो गई है और यहाँ पे ठीक कर लें, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली आपको टेस्ट कर रहा है टैक्स वाला, कि टैक्स डिपार्टमेंट टेस्ट कर रहा है कि आप जो क्वार्टरली डाटा दिखा रहे हैं कि एनुअल भी ठीक दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे। अगर क्वार्टरली एनुअल में डिफरेंस आ गया तो उठा के आपको फौरी नोटिस भेज देगा कि आपकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इस तरह के बेशुमार लोगों को नोटिस रिसीव भी हुए हैं। तो जो चीज़ें आपने डिक्लेयर कर ली हैं चाहे वो ठीक है या नहीं है, उसी को कंबाइन करके आपने आगे एनुअल में करना है। हाँ, फ्यूचर के अंदर कोई मसला आता है, प्रॉब्लम आती है, कोई ट्रांजेक्शन मिसिंग हो गई है तो फिर हम रिप्लाई दे सकते हैं कि जी इस वजह से हमारा ये डिफरेंस आया, इसके एक्चुअल डाटा ये वाला है। लेकिन आप खुद आपने चीज़ें सही करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपने यहाँ पे ख़राब की हैं तो आपने यहाँ पे भी आप वही रिपोर्ट करनी है जो डाटा ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं, यानी कि उसको चेंज नहीं करना। ये याद रखें, जो चीज़ आप क्वार्टरली दिखा रहे हैं उसी को आपने कंबाइन करना है। फिर आता है कि यहाँ पे 149 तो हम ऐड कर रहे हैं, साथ ही वो ये कहता है कि सैलरी की स्टेटमेंट सेपरेट भी फाइल करें जो कि एनुअल एम्प्लॉयड स्टेटमेंट के नाम पे आता है। फिर आता है जी एनुअल सेल टैक्स रिटर्न के अंदर, इसके ऊपर भी लेक्चर पड़ा हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। फिर आता है एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो कि हम साल के एंड पे फाइल करते हैं, सारे अकाउंट्स को फाइनल करते हैं, यानी कि इस तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं और एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। तो हमने 6 स्टेप स्टडी किए हैं आज के लेक्चर में। मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 80-90% तो हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती हैं और हो सकता है कि सारी चीज़ें कवर ना हुई हों। आपका इससे रिलेटेड में कोई क्वेश्चन हो आप लाजमी डिस्कस कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है इसको कंटिन्यू रहे। 6 पॉइंट आपने याद रखने हैं, इसको अपने पास ड्रा कर लें, अपनी लिस्ट को मेंटेन करें, डेली देखें, 15 दिन के बाद देखें, महीने के बाद देखें, क्वार्टरली देखें, एनुअल देखें, बाय एनुअली देखें, ताकि जो आपकी डायरेक्शन है वो क्लियर रहे। अगर आप जॉब मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस पे हैं या आपने किसी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता हो कि ये आपकी कंप्लाइंस लिस्ट है। इससे रेलिवेंट हो कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।